नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, भारत अब एक के बाद एक लगातार परीक्षण कर रहा है और अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, आज भारत ने स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से हेलिना का उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परीक्षण के दौरान डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। बता दें कि इस मिसाइल को एक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से निर्देशित किया जाता है, जो लॉन्च से पहले लॉक ऑन मोड में काम करता है। हेलिना दुनिया की सबसे उन्नत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में से एक है। एक हेलिना मिसाइल का वजन 45 किलोग्राम का होता है और इसकी लंबाई 6 फीट और इसका डायमीटर 7.9 इंच होता है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली नाग मिसाइल की रेंज बढ़ाकर इसे ध्रुवस्थ हेलिना नाम दिया गया है। इसे HAL के रुद्र और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर पर ट्विन ट्यूब स्टफ विंग माउंटेड लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे लॉन्च करने के बाद इसके टारगेट को बदला भी जा सकता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि भविष्य में युद्ध की प्रकृति हाइब्रिड होने की संभावना है और ऐसे में आर्थिक रूप से प्रतिबंध, सूचनाओं में अवरोध, कंप्यूटर वायरस और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि साइबर और इंफॉर्मेशन को युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे में हमारे नेटवर्क पर कमांड एंड कंट्रोल संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जिन हथियारों को देख रहे हैं वे एक छोटे कंप्यूटर वायरस से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक होंगे और हमें संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में अपनी क्षमताओं को डेवलप करना होगा और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। नेपाली सेना के प्रमुख प्रभुराम शर्मा ने भारतीय सेना के असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर के साथ बैठक की और द्विपक्षीय हितों और आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान दोनों सेना अधिकारियों ने द्विपक्षीय हितों और आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। साथ ही नेपाल की तरफ से कहा गया है कि नेपाल की सेना का मानना है कि इस तरीके की बैठकों से दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के बीच मौजूदा आपसी संबंधों को और मजबूत और गहरा किया जाएगा। आपको बता दें कि असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है और इस बारे में खुद डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजन सिस्टम का सफल परीक्षण हो चुका है और पहले प्रोटोटाइप ने 14 दिनों का एंड्योरेंस पूरा किया। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ अब एक ऐसे प्लग को भी बना रहा है जिसका इस्तेमाल एआईपी सिस्टम को 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन में फिट करने के लिए किया जाएगा, वो भी भारतीय नौसेना की जरूरतों के आधार पर। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जो कि 13 टन कैटेगरी का एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा, उसके लिए अब स्पेशल पर्पस व्हीकल की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसके डिजाइन और विकास में करीबन 8 साल का वक्त लग सकता है और इसके 6 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे, जिनमें से 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स होंगे और 3 डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स होंगे। दोस्तों, नाइजीरिया के साथ भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में नाइजीरिया अब 12 लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार थे जो कि ट्विन इंजन अटैक हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए और इसे वो अपनी आर्मी और एयरफोर्स के लिए खरीदेगा। बता दें कि इस वैश्विक बाजार में जो हेलीकॉप्टर निर्माता है उनमें लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो कि HAL का है वो है। इसके अलावा यूरोकॉप्टर टाइगर जो कि एयरबस का है और टर्की का T129। दोस्तों, इस डील को भारत के पक्ष में इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अभी हाल ही में HAL ने नाइजीरिया के पायलटों के फेज 1 की ट्रेनिंग पूरी करवाई है और फेज 2 के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया है और ये इस बात की और भी संकेत देता है कि जब उनके पायलट्स को हमने ट्रेनिंग दी है तो हो सकता है कि वो HAL के द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को खरीद सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमले के लिए न किए जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है और 26/11 के मुंबई आतंकी हमले और पठानकोट हमले के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने की बात कही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच 2+2 वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान के ऊपर अब सख्त कदम उठाने चाहिए। दरअसल बता दें कि शहबाज शरीफ के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के एक दिन बाद दोनों देशों का ये संयुक्त बयान भी आया है। संयुक्त बयान के अनुसार मंत्रियों ने आतंकवादी संगठनों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने, हिंसक कट्टरपंथ का मुकाबला करने, आतंकवादी घोषित करने, आतंकवादी कृत्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग और सीमा पार आतंकवाद संबंधी सूचनाओं के निरंतर आदान प्रदान के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोस्तों, भारतीय सेना ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है 150 इलेक्ट्रिकली पावर्ड कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए, जिसे कि भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये सर्विलांस करने की क्षमता के साथ साथ
अधिक मात्रा में वॉरहेड ले जा सकने में सक्षम होने चाहिए ताकि दुश्मन के टैंक्स को ये बर्बाद कर सके, और इनका वजन 25 किलोग्राम से कम का होना चाहिए, और इनकी रेंज 15 किलोमीटर होनी चाहिए, और इनका जो इंड्योरेंस टाइम है वो 16 मिनट का होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कई तरीके के फीचर्स भी होने चाहिए, जैसे कि फ्लाइट टू कोऑर्डिनेट, फ्लाई बाय कैमरा, अबॉर्ट और रिकवर। इसके अलावा टॉप अटैक क्षमता भी हो जो कि चलते हुए टैंक को बर्बाद कर सके। साथ ही भारतीय सेना के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के तहत इसकी स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, और इसे भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार कर सकती हैं। लेकिन जो आखिर में जो प्रोडक्ट बनकर सामने आएगा उसमें 50% स्वदेशी सामग्री लगी होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 1 साल के बाद इनकी डिलीवरी की जानी चाहिए। भारतीय वायुसेना ने लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट जो कि वॉर हेड्स के साथ होनी चाहिए, उसकी 560 किट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है। कहा जा रहा है कि इन्हें भारतीय वेंडर से खरीदा जाएगा और बाद में यह संख्या 1500 यूनिट कर दी जाएगी। इन्हें भारतीय वायुसेना के राफेल विमान, मिराज 2000, MiG-29 UPG में लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना का P-8I विमान अपने समुद्री अभियान में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन पहुंच गया है। ये विमान पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह निगरानी जैसे समुद्री अभियानों में हिस्सा लेगा। आपको बता दें कि दोस्तों दोनों ही देश यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया P-8I विमान का संचालन करते हैं, और ये विमान समुद्र में अवेयरनेस बढ़ाने के साथ साथ पनडुब्बी रोधी अभियानों में काम आता है। और हाल ही के दिनों में भारतीय नौसेना के ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत भी हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय वायुसेना से अपनी एयरविंग के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट प्राप्त करने के लिए संपर्क किया है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उपकरणों की आपूर्ति में देरी हो रही है। बीएसएफ के पास चेतक और ध्रुव जैसे अन्य हेलीकॉप्टरों के अलावा V5 सीरीज समेत 12 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है, और जरूरत पड़ने पर वो बीएसएफ को कुछ जरूरी उपकरण मुहैया करा सकती है। बीएसएफ के अधिकारियों के अनुसार निर्धारित रखरखाव के लिए पुर्जों को बदलने की आवश्यकता है, और अगर स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं है तो बीएसएफ को उड़ानों में कटौती करनी पड़ सकती है, जिससे कई तरीके के काम प्रभावित हो सकते हैं। बता दें कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में केवल बीएसएफ के पास एयरविंग है, और ये सीआरपीएफ और आईटीबीपी द्वारा सैनिकों को निकालने और निकासी के उद्देश्य के लिए व्यापक रूप से ऑपरेट किए जाते हैं। बीएसएफ ने इस मुद्दे के बारे में गृह मंत्रालय को भी सूचित कर दिया है, और उम्मीद है कि गृह मंत्रालय इस मामले को देखेगा। बीएसएफ के एयरविंग के फ्लाइंग मैनुअल के मुताबिक हर हेलीकॉप्टर के लिए एक उड़ान योग्यता प्रमाणन पत्र की जरूरत होती है, जो जरूरी रखरखाव जांच पूरी करने के बाद समय समय पर जारी किया जाता है। दिशा निर्देशों के अनुसार दैनिक निरीक्षण के साथ साथ नियमित अंतराल पर सभी हेलीकॉप्टरों पर ये रखरखाव जांच की जानी चाहिए। निरीक्षण के दौरान हेलीकॉप्टर में कोई खराबी या असामान्यता नहीं होनी चाहिए, और निर्माता के द्वारा निर्देशित नियमित अंतराल पर इंजन की जांच भी की जानी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस खरीदने को लेकर भारत पर कार्सा के तहत प्रतिबंध लगाए जाने या उसे छूट दिए जाने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। ब्लिंकन ने कहा कि हम सभी देशों से यह अनुरोध करते रहेंगे कि वे खासकर यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के मद्देनजर रूसी हथियार प्रणाली संबंधी बड़ा और नया लेन देन करने से बचें। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने 2+2 वार्ता के बाद ये बात कही है। ब्लिंकन ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत और रूस के बीच खासकर सैन्य उपकरणों को लेकर पुराने संबंध है, और साथ ही ये संबंध कोई नए नहीं बल्कि कई साल पहले के दौर के हैं, जब हम भारत के साझेदार भी नहीं बन पाए थे। ब्लिंकन ने कहा कि अब हम दोनों इस प्रकार के साझेदार बनने और भारत की पसंद का सुरक्षा साझेदार बनने में सक्षम, और हम आगे विस्तार से काम करेंगे। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।